हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था धातु अधातु के बारे में, जो हमारा आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था। क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो क्या शुद्ध हैं, तो उस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने धातु के बारे में पढ़ा था, फिर अधातु के बारे में पढ़ा था, फिर उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, अंतर के बारे में पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कोलाइड पढ़ा था, निलंबन पढ़ा था और आपका सॉल्यूशन विलयन पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में अभी हम पढ़ेंगे मिश्रण और यौगिक के बारे में। तो मिश्रण से आपके माइंड में एक इमेज बन रही होगी। मिश्रण का मतलब है मिश्रित होना, कि किसी दो एलिमेंट्स या किसी दो पदार्थ, कोई भी दो तत्व हो या कुछ भी हो, आपके परमाणु अणु, वो अगर मिश्रित हो रहे होंगे तो एक नया मिश्रण बनाते हैं। क्लियर हुई बात? अब हम पढ़ लेते हैं मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस। तो जो मिश्रण है, तत्व या यौगिक, क्या बोला इसने? जो आपका तत्व है, एलिमेंट्स, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, कोई भी एलिमेंट्स, या यौगिक क्या होते हैं? आपके दो तत्वों से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं और ये एक नया गुणधर्म वाला तत्व पदार्थ बना रहे हैं, तो वो हमारा यौगिक कहलाता है। क्लियर हुई बात? तो तत्व हमारा क्या हो सकता है? एक परमाणु से भी बना हो सकता है, लेकिन जो कंपाउंड है वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है आपका। जैसे हमने जल का उदाहरण लिया, जल में क्या क्या है? हाइड्रोजन है और आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। मिश्रण बनाने के लिए क्या मिलते हैं? आपके तत्व और यौगिक, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, ये नए कंपाउंड का निर्माण नहीं करते। ये किस में होता है? ये हमारा मिश्रण में है। अब हम पढ़ते हैं यौगिक में। तत्व क्रिया करके एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया, आपका जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, H2 हो गया प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों ने अभी क्रिया की तो एक नया कंपाउंड बनाया उन्होंने H2O। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? यौगिक है। आगे, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब ये परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, परिवर्तनीय है वो। क्लियर हुई बात? क्या है ये आपका? यहाँ पे ये इसको आप लिखोगे परिवर्तनीय, मतलब चेंजेस, परिवर्तन आता रहता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, स्थायी। क्लियर हुई बात? ये परिवर्तित होता रहता है और ये क्या रहता है? आपका स्थायी रहता है। आगे, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, कि जिस भी मिश्रण में जो जो घटक होंगे आपके, वो उनके गुणधर्म को दर्शाएगा। जबकि जो आपका मिश्रण यौगिक है वो एक नए पदार्थ को पूरी तरह से भिन्न होता है, उसका जो गुणधर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम, ठीक है, और हमने लिया यहाँ पे क्लोरीन, तो सोडियम और क्लोरीन को उनका जो यौगिक बना सोडियम क्लोराइड, तो जो हमारे सोडियम और क्लोराइड के गुणधर्म है तत्वों के, वो जो नया कंपाउंड बना हमारा NaCl, सॉल्ट, लवण, उससे बिल्कुल अलग होगा। क्लियर? ठीक है। आगे, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है? पृथक किया जा सकता है आपका। ठीक है, घटकों को क्या कर सकते हैं? भौतिक विधियों द्वारा आप परिवर्तित कर सकते हैं या पृथक कर सकते हैं। जबकि घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया ही द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब मिश्रण को अब रासायनिक क्रियाओं और रासायनिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते, लेकिन आप यौगिक को रासायनिक क्रियाओं और रासायनिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हो? पृथक कर सकते हो। जैसे हमने लवण लिया, तो लवण को अगर हम उसमें रासायनिक विधि लगाएं तो वो उत्पाद से उसे हम क्या बना सकते हैं? अभिकारक बना सकते हैं, मतलब सोडियम और क्लोरीन को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, या विद्युत रासायनिक विधि से, या फिर आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक विधियों से। लेकिन जो आपका मिश्रण है वो केवल भौतिक विधियों से ही क्या होगा? पृथक होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिंडल प्रभाव। ये आपके सामान्य जीवन में आपको दिखाई दिया होगा। बहुत बार
आपने देखा होगा, या अगर आप किसी जंगल में गए होंगे, ठीक है। अच्छा, पहले हम टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमारा वहां पे टिंडल प्रभाव हुआ, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश निर्वात में क्या होता है, सरल रेखीय होता है। ये 1 नंबर में आ सकता है आपके पास। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण होते हैं, इन कणों पर टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है। कि जो प्रकाश है वो अगर किसी ऐसी दिशा में चल रहा होगा जहां में पदार्थ के कण होते हैं, तो वहां पे उसके जो प्रकाश है या किरणें हैं वो उन कणों से क्या हो जाते हैं, टकरा जाती है। टकराने के बाद प्रकाश की जो किरण है वो फैल जाती है सभी दिशाओं में। क्लियर? आगे, ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर में या 2 नंबर में कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। या आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कैसी होती है। क्लियर हुई बात? इन कोलाइडिक कणों, धूल धूम्र कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब आप समझिए कि माना हम एक जंगल में गए हैं, ठीक है, पिकनिक मनाने की नहीं गए हम, ठीक है, हम ऐसे गए, चलो ठीक है, चलो आप पिकनिक मनाने ही चले गए। तो उसके बाद आपने देखा कि आपके चारों ओर बिल्कुल पेड़ ही पेड़ है, पर एक जगह से बिल्कुल आपको ऐसी तिरछी लाइट दिखाई दे रही होगी और वहां पे आपको कुछ धूल से दिखा। जब आपने उसको पकड़ने की कोशिश करी तो आपको वो हाथ में नहीं आए। आपने बोले ये क्या हो रहा है, कौन सा जादू चल रहा है ये जंगल में, ठीक है। हम इसको एक लेजर लाइट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ वीडियो में। ये देखो, आपको ये दिख रहा है, ये लाइट देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ कण दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मैं इनको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ मेरे हाथ ही में नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हो, इसी तरीके से आप कण को देखिए। आप यहां पे आपको कुछ कण दिखाई दे रहे होंगे ग्रीन ग्रीन लाइन में, ठीक है, ये धूल मिट्टी के कण हैं, ठीक। इस तरीके से, या आपके कहीं पे पेड़ होंगे, मैंने बताया आपको, आप जंगल में गए हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो रखे हो, कोई भी ड्राइंग में है, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, ये आप हो, ये मैं ही हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे भी आपके चारों ओर पेड़ हैं, यहाँ पे भी चारों ओर पेड़ हैं, ठीक है, इस तरीके से पीछे से भी है और आपके आगे भी चारों ओर से पेड़ हैं, ठीक। तो इसके बाद आपको क्या हुआ कि यहाँ पे एक इस तरीके से कुछ लाइट दिखाई दी, ये वाइट कलर की, ठीक है, ये आपके आंखों से होके गुजरती गई, ठीक। इस तरीके से आपको कुछ लाइट दिखाई दी यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका सूर्य है, ठीक, ये इसकी किरणें हैं। अब आप बोलोगे इस लाइट में आपको क्या दिखाई देगा, इस लाइट में आपको हल्की हल्की यहाँ पे बूंदें दिखाई देंगी। बूंद मतलब धूल मिट्टी के कण, ठीक है, जैसे हमने लेजर लाइट में देखा था वैसे ही कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, विजिबल हो रहा है आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यही आपका क्या है, ये ही टिंडल प्रभाव है, क्योंकि यहाँ से ये जो धूल मिट्टी के कण हैं, जब प्रकाश की किरणें इनमें पड़ रही है तो ये क्या कर रही है, इन कणों को, क्या, जो प्रकाश से आने वाली किरणें हैं, ये इनको टकरा के इनका क्या कर रही है, इनको क्या, यहाँ पे प्रकाश का ये प्रकीर्णन कर रही है। क्लियर हुई बात? तो इस पूरी परिघटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो अगर आपको बात क्लियर हो गई है। नहीं हुई तो आप एक बार दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा स्किप कर, पहले बैक करके बैक जाके आप देख सकते हो, रिप्ले करके आप देख सकते हो, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्लियर हुआ कि एक और मैंने इस टिंडल प्रभाव में आपके 10 नंबर के क्वेश्चन तैयार करे हैं। एक, निर्वात में प्रकाश की चाल कैसी होती है, तो सदर लेखीय होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है
जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण होते हैं। तो इन कणों पर टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। फैलने के बाद क्या होता है, इस घटना में क्या हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। और जो आपके पास 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्रकाश का टिंडल प्रभाव। तो इन कोलाइट कणों, धूल कण, ठीक है, धूम्र के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्लियर हुई बात, कुछ ज्यादा टफ नहीं है ये, और आपको मैंने इतने अच्छे से लेजर लाइट के माध्यम से ये बात समझाई है और एक जंगल का भी उदाहरण देके आपको क्लियर कराई है। अच्छा, आप ज्यादा दूर ना जाओ, आपके घरों में खिड़कियां होंगी, ठीक है, तो आप जब सुबह साफ सफाई करते हो तो जैसे ही आपने साफ सफाई कब करी है आपने, कि जब सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश आपकी खिड़कियों के माध्यम से आपके घर पे आता है, तो उस टाइम पे आप देखना कि जब सूर्य का प्रकाश सीधे इस तरीके से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, आप यहीं पे खड़े हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ कण दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से कुछ कण दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, तो यही आपका क्या है, यही आपका टिंडल प्रभाव है। क्लियर हुई बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। अब है हमारे पास विलयन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। एक विलयन में उनमें घुले हुए विलेय सॉल्यूट की मात्रा कम हो सकती है, ठीक है, कि कोई विलयन है उसमें विलेय की मात्रा कम हो सकती है, जबकि दूसरे विलयन में उसमें घुले हुए विलेय की मात्रा अधिक हो सकती है। विलेय की कम मात्रा वाला विलयन निम्न सांद्रण का कहा जाएगा, कि जिन विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी उसको क्या बोलेंगे, निम्न सांद्रण वाला विलयन या निम्न सांद्रता, ठीक है। इसे तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं। विलेय की अधिक मात्रा वाला विलयन उच्च सांद्रण वाला कहा जाएगा, इसे सांद्रित विलयन भी कहा जाता है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आपको एक बार इसको रीड करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अच्छे से इसको आपको समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ के, या जो मैंने आपको समझाया है इसमें, कि अगर हमारा विलेय की मात्रा कम होगी तो वो निम्न सांद्रण वाला होगा, और अगर विलेय की मात्रा अधिक होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, उच्च सांद्रण वाला विलयन हो जाएगा। क्लियर हुई बात। आगे देखते हैं हम अब विलयन के सांद्रण या ठीक है, हम अब क्या कर रहे हैं, विलयन के सांद्रण को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि विलयन का सांद्रण क्या है, विलयन का सांद्रण विलयन की दी हुई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है। क्लियर हुई बात, कि जो विलयन का सांद्रण है वो विलयन की मात्रा होती है, बस इतनी सी बात है, ठीक। विलयन के सांद्रण को कई विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे विलयन के सांद्रण का सर्वाधिक सामान्य तरीका प्रतिशतता, जो आपका परसेंट है, ठीक है, इस विधि है, ठीक है, क्या है, परसेंटेज मेथड। विलयन का सांद्रण की सांद्रता मतलब वही है कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए जो आपका परसेंटेज मेथड है, विलयन में उपस्थित विलेय की परसेंटेज को ये क्या कर सकता है, ये इसको निरूपित कर सकता है। क्लियर। आगे देखेंगे हम, विलेय की जो आपकी परसेंटेज है वो जो आपका द्रव्यमान है उसके अनुसार या आयतन के अनुसार हो सकती है, ठीक है, कि जो इसकी परसेंट है या तो वो द्रव्यमान के अनुसार होगी या वो आयतन के अनुसार होगी। यह बात निम्नलिखित विवेचनाओं से अधिक स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि यदि विलयन द्रव में घुले हुए ठोस विलेय, कि अगर हमारा जो विलयन होगा वो सॉलिड सॉल्यूट होगा, ठोस विलेय है, तो विलयन के सांद्रता की गणना करने में हम विलेय की द्रव्यमान क्या निकालेंगे, अगर वो ठोस में होगा तो हम उसका क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे उसके द्रव्यमान की परसेंट, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक। अगर हमारे पास ठोस होगा तो हम उसका द्रव्यमान निकालेंगे, द्रव्यमान की परसेंट निकालेंगे, ठीक है। इसलिए द्रव विलायक में घुले हुए ठोस विलेय की स्थिति में विलयन के सांद्रण की जो सांद्रता को विलयन के 10 ग्राम
सॉरी 10 बोल रही हूँ, ये आपका 100 ग्राम, 100 ग्रामों में उपस्थित ग्रामों में विलेय के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि आपका जो द्रव है उसमें जो सॉलिड है, ठीक है, जो उसमें ठोस विलेय की स्थिति होगी वो हम उसकी सांद्रता क्या होगी, विलयन के 100 ग्रामों में उपस्थित, कि जो विलयन में 100 ग्रामों में उपस्थित क्या होगा, आपका विलेय का द्रव्यमान होगा, ठीक है। उसी से हम इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सामान्य हमने एक लवण लिया जो 10% का था, NaCl, ठीक है। इसका अर्थ है कि विलयन के 100 ग्रामों में सामान्य लवण क्या है, आपका 10 ग्राम उपस्थित है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे 100% विलयन का, मतलब अगर आप यहाँ पे 100% होता तो यहाँ पे आपका कितना हो जाता है, ये 1000 विलयन हो जाता, क्योंकि ये क्या है 10% है। तो 10% विलयन का अर्थ क्या है कि विलयन के 100 ग्रामों में सामान्यतः आपका जो ग्राम है वो 10 ग्राम है, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो जल है, जल में कितना, यहाँ पे 10% है तो यहाँ पे हमने 50% ले लिया, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, H2O की बात कर रहे हैं। 50% में विलयन का अर्थ क्या होगा कि विलयन में, अच्छा यहाँ पे मैंने 1000 बोला था, सॉरी 1000 यहाँ पे होगा, अगर हमारा यहाँ पे 1000% होगा तो यहाँ पे भी हमारा 1000 आएगा, मतलब जितना यहाँ पे होगा उतना हमारा यहाँ पे ग्राम में आएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो अगर हम H2O की बात करते हैं तो विलयन के 100 ग्रामों में सामान्य जो हमारा जल होगा उसमें हमारा 50 ग्राम क्या होगा उपस्थित, जो जल है उसके जो विलय की मात्रा है वो 50 ग्राम होगी, ठीक है। अगर हमारे पास सॉलिड आएगा तो सॉलिड को हम किसके द्रव्यमान के परसेंट पर वो निर्भर करेगा। क्लियर, आगे देखते हैं। अब है द्रव विलायक में घुले द्रव विलय की स्थिति, द केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। यदि द्रव विलायक में घुले द्रव विलय लिक्विड सॉल्यूट का विलयन है, कि अगर हमारा जो द्रव विलायक है वो लिक्विड सॉल्यूट का विलय वो है विलयन है, तो हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विलय की आयतनी, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पे विचार करेंगे। अगर हमारे पास क्या होगा, द्रव विलायक की क्या होगी, द्रव विलय की स्थिति होगी। अगर हमारे पास ठोस होता है तो हम तब क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं। और अगर हमारे पास क्या हो, द्रव विलायक में द्रव हो तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। द्रव विलायक में घुले द्रव विलय की स्थिति में विलयन के 100 मिलीमीटर, ठीक है, वहां पे हम क्या ले रहे थे, 100 ग्राम, यहाँ पे हमारा क्या है 100 मिलीलीटर में उपस्थित मिलीलीटरों में विलय की आयतन के रूप में विलयन की सांद्रता को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, ठीक। अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 ग्राम, और अगर हम आयतन की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 मिलीलीटर। क्लियर, आगे देखते हैं। विलय के आयतनीय प्रतिशतता के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कर सकते हैं। तो विलयन की सांद्रता कैसे होगी, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किस पे, जब हमारा ठोस हो तो हम तब विलयन का सांद्रण जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, हमारा विलयन का की सांद्रता वो होगा हमारा विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। यहां पे ये 100 क्या है हमारा, ये मिलीलीटर में है, किस में है, ये मिलीलीटर, ये स्मॉल m है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये किस में आ जाएगा, आपका ग्राम में, क्योंकि ये क्या है द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्लियर हुई बात। अब हम देखते हैं, ठीक है, अगर आपके पास किस में आएगा, अगर आपका जो विलयन होगा वो द्रव में होगा तो हम आयतन निकालेंगे, अगर उसमें क्या होगा, ठोस होगा तो हम उसका क्या निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं।
अब है हमारे पास भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कुछ परिवर्तन जिनके दौरान कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, इसके विपरीत कुछ अन्य परिवर्तन है जिनके दौरान क्या होता है, अन्य नए पदार्थ बनते हैं। इसके आधार पर कि ये नए पदार्थ बनते हैं अथवा नहीं, हम सभी परिवर्तनों का दो समूह में वर्गीकरण कर रहे हैं। एक हम किस में कर रहे हैं, फिजिकल चेंजेस में, और एक करेंगे हम केमिकल चेंजेस में। हम एक एक करके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों का विस्तार पूर्वक विवेचना करेंगे। ठीक है, जब भौतिक परिवर्तन में वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो क्या है हमारा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों में उनके जो आइडेंटिटी है वे परिवर्तन नहीं होता। ठीक, वे कुछ भौतिक प्रक्रमों द्वारा अपने मूल रूप से आसानी से पुरानी स्थिति में भी आ सकते हैं। केवल किसमें, भौतिक प्रक्रम द्वारा ही वो आ सकते हैं। इसका अर्थ है कि भौतिक परिवर्तन को आसानी से उत्क्रमित मतलब कि जब हम उत्क्रमणीय पढ़ते हैं, उत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास हो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो इसका मतलब होता है कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः हमारा अभिकारक बनता है, तो वो उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा उत्क्रमित है कि हम क्या कर सकते हैं, पुरानी स्थिति से नई स्थिति में तथा नई स्थिति से पुरानी स्थिति में जा सकते हैं। आगे देखते हैं, भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं आपके। ये कुछ सामान्य उदाहरण है आपका, जैसे बर्फ का गलना। ठीक है, फिर बाद में क्या बन जाता है, जैसे जल से आपका आइस बना, बर्फ बन गया, फिर बर्फ से आपका जल बन जाता है। ठीक है, जल का बनना वही है, जल का क्वथनांक भाप करके, वो वही बोला मैंने। ठीक है, कि हमारा क्या हो गया, एक बार जल से बर्फ में बन गया और बर्फ से फिर आपका जल में बन जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास रासायनिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, जब हमारे नए पदार्थ नहीं बनते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन, और अगर आपके नए पदार्थ बनते हैं तो वो कहलाते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों में उनका जो आइडेंटिटी है वो भी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। वे पूर्णतः नए पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं। नए पदार्थों को प्राय उनके मूल रूप में हम वापस नहीं ला सकते हैं, जबकि हम भौतिक परिवर्तन में उनके मूल रूप में उसको वापस ला सकते हैं। ठीक है, इस रासायनिक परिवर्तन में प्राय अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के कुछ सामान्य उदाहरण है हमारे पास, मैग्नीशियम तार का जलना, कागज का जलना। ठीक है, या ये वाला एग्जाम्पल आप ये एक्सपेरिमेंट आप स्वयं से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने कागज लिया, अब ज़्यादा कागज नहीं लेने हैं, केवल एक कागज लेना है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके बाद उसको जला देना है, तो आप उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, जला के देख सकते हो, वैसे बहुत जलाया होंगे आपने। लोहे का जंगन, दूध से दही बनना। ठीक है, जब आपका दूध से दही बनता है तो दही से आप दूध नहीं बना सकते, तो आपका ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब हमारे पास क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या है, ये आप इस तरीके से डिफरेंस अंतर लिख सकते हो। और अगर आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप इतना लिख सकते हैं। और अगर आपके पास रासायनिक परिवर्तन के बारे में है तो आप इतना लिख सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या था हमारा, हम नया पदार्थ नहीं बनाते थे, जबकि जो आपका रासायनिक परिवर्तन है उसमें हम क्या करते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं। भौतिक परिवर्तन आपका क्या है, अस्थायी परिवर्तन है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, जबकि जो आपका रासायनिक परिवर्तन है वो स्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में आसानी से उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन में प्राय अत्यधिक अल्प मात्रा में ऊर्जा अवशोषित होती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा और जो है आपकी ऊष्मा, ये क्या हो जाती है, ये भी अवशोषित होती है, निकलती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का जो गुण है, मूल गुणधर्म, वो परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं मिश्रणों का पृथक्करण के बारे में। ठीक है,
हमारे चारों ओर उपस्थित अनेक वस्तुएं मिश्रण के रूप में होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपका पीतल हो गया, तांबा हो गया, तो ये क्या है आपके मिश्रण के रूप में। इन मिश्रणों में उनमें मिश्रित दो या दो से अधिक पदार्थ या अवयव होते हैं। घरों उद्योगों में मिश्रण का उपयोग संभव नहीं हो सकता। हमारे उपयोग के लिए हमें मिश्रण के केवल एक पृथक अवयव की आवश्यकता होती है। हमारे दैनिक जीवन में उन्हें उपयोगी बनाने के लिए हमें विविध मिश्रणों का क्या कर सकते हैं, हम उनको अलग अलग अवयव पृथक करना होता है। मिश्रणों के विविध अवयवों में भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म होते हैं। इनके क्या होते हैं, दो, जैसे हम यौगिक ले रहे थे, कंपाउंड ले रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि जो हमारे तत्व होते हैं तो उनके जो गुणधर्म होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जब वो नया पदार्थ बनता था तो उनके गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे घनत्व हो गया, विलेयता होगी, कणों का आकार हो गया, चुंबन के प्रति व्यवहार हो गया, वाष्पशीलता होगी, क्वथन इत्यादि। अवयव के भौतिक गुणधर्मों में इस भिन्नता को उन्हें मिश्रण से पृथक करने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि उसके अवयवों की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। कि जो मिश्रण को पृथक करने की विधि है वो किस पे जो मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि है आपकी, वो किस पे निर्भर करती है, अवयवों की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये उनके स्वरूप पर निर्भर करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। विभिन्न मिश्रणों को भिन्न भिन्न भौतिकों प्रक्रमों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। कि जो हमारे जैसे अलग अलग भौतिक जो अलग अलग मिश्रण है उनके जो तत्व या अवयव होंगे वो भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, तो उनके गुणधर्म भी आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो विविध भौतिक प्रक्रम जिन्हें मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने के लिए सामान्यतः उपयोग में लिया जा सकता है, वो क्या क्या है हमारे पास, एक है ऊर्ध्वपातन है, चुंबक है, विलायक है, फिल्टरन है, अपकेंद्रीकरण है। ये सारी विधियां हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वाष्पन है, क्रिस्टलन है, आपके पास वर्ण लेखन है, आसवन है, प्रभाजी आसवन है, पृथक्कार, ठीक है। कुछ स्थितियों में मिश्रण को पृथक करने के लिए इन प्रक्रमों में से एक अधिक उपयोग किया जा सकता है, ठीक। बात करते हैं मिश्रण के पृथक्करण के उद्देश्य से हम निम्नलिखित 3 स्थितियों पर विचार करेंगे। एक हम करेंगे दो ठोसों का मिश्रण हो गया, ठोस और द्रव का मिश्रण हो गया, या दो द्रवों का मिश्रण हो गया, ठीक है। अभी हम बात करेंगे दो ठोसों का मिश्रण, ठीक है। तो दो ठोस पदार्थधारी सभी मिश्रणों को निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। कि जो हमारे दो ठोसों का अगर मिश्रण होगा तो हम उनको उचित विलायक के उपयोग द्वारा हम उनको क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, या ऊर्ध्वपातन के प्रक्रम के रूप में भी हम उनको पृथक कर सकते हैं, या हम उनको करेंगे चुंबक के उपयोग द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्या करना है हमने, पहले हमने क्या लेना है कि हमारा मिश्रण के क्या क्या है, एक तो दो ठोस है, ठीक है। दो ठोस, जैसे मैंने ये फोन ले लिया और ये ले लिया, ये दोनों ठोस है, इनका मैंने मिश्रण करा, तो अब इनको पृथक भी करना है, तो हम, ठीक है। अब दूसरी चीज कि एक ठोस ले लिया, एक द्रव ले लिया, उनका भी मिश्रण है, या दो द्रवों का मिश्रण है, तो इनको पृथक करने के लिए हमारे पास क्या क्या अलग अलग विधियां हैं। तो फिलहाल हमारे पास है क्या, हम पढ़ेंगे दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण। तो इसमें हम 3 विधियों द्वारा इनको पृथक कर सकते हैं। एक उचित विलायक के उपयोग द्वारा करेंगे, दूसरा ऊर्ध्वपातन के, दूसरा चुंबक के द्वारा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।